नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाल, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम, कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे पाठ्यक्रम की अंतिम तथा महत्वपूर्ण ऐसी एक कविता है और उस कविता का नाम है नए इलाके में। बच्चों, ये नए इलाके में एक कविता अरुण कमल जी की कविता है और ये हमारे पाठ्यक्रम की अंतिम कविता है। उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम की कविता का जो भाग है वो समाप्त होने वाला है। यह अरुण कमल जी की महत्वपूर्ण कविता है, परीक्षा की दृष्टि से या अपने नॉलेज की दृष्टि से या एक विषय की दृष्टि से, हो सके तो अपने जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक कविता है अरुण कमल जी की, वो है नए इलाके में। वैसे इनकी वहां दो कविता है, लेकिन इस साल के पाठ्यक्रम में हमें ये कविता दी गई है। तो इनकी दूसरी कविता है खुशबू रस्ते हाथ और नए इलाके में। तो आज की तासिका में हम नए इलाके में कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अरुण कमल जी का जीवन परिचय देखेंगे। अरुण कमल का जन्म बिहार में रोहतास जिले में नासिरगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां अपनी केवलधार, पुतली में संसार, काव्य संग्रह, मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का उन्होंने अनुवाद किया है। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का भी समावेश आपको मिलता है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी जग बीती हैं। मतलब आप बीती मतलब अपने आप पर जो बीतती हैं। हम बोलते हैं ना, मेरे ऊपर क्या बीती है, हम बता देते हैं, हम मेरी आप बीती हो गई। आपके ऊपर क्या हो गई या संसार के ऊपर क्या बीती है, वो जग बीती है। इनकी कविताओं में आप बीती जितनी है उतनी जग बीती भी है। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा इस कविता के माध्यम से। इनकी कविताओं में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, खिलाफ आक्रोश है, नफरत भरी हुई है। उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। आकुलता मतलब कि एक चाह, इच्छा कि मन से ही लगता है कि नहीं है, ये समाज को बदलकर मैं एक नए समाज का निर्माण कर सकूं। जैसे कार्ल मार्क्स ने एक नए समाज के निर्माण करने के लिए साम्यवाद सामने लाया, तो ये नए समाज का निर्माण करने की उनके मन में भी सर्वत्र आकुलता दिखाई देती है। अब देखिए, प्रस्तुत कविता में इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आपको ये लिखना है। प्रस्तुत कविता में देखिए, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने का आमंत्रण है। आमंत्रण मतलब आ जाओ, ठीक है नहीं, जहां हमें बुलाया जाता है वो आमंत्रण होता है, आ जाओ, जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। एक ही दिन में पुरानी, ऐसा होता है क्या? होता है। आज की फैशन कल नहीं होती, पुराने हो गए ना, है कि नहीं? कोई देखिए, कपड़े पहनने के बाद अगर नए फैशन वाले कपड़े आ जाते, कुछ दिनों के बाद वो पुराने हो जाते हैं। मनुष्य पुराने हो जाता है, गाड़ी पुरानी हो जाती है, किताब पुरानी हो जाती है। कहीं भी कोई चीज लाने के बाद दुकान से लाई पुरानी, एक दिन में पुरानी। दुनिया भी पुरानी, संसार पुराना होता जा रहा है। आप सोचेंगे संसार पुराना कैसे होता है? आज जो दिखाई देता है वो कल नहीं होता है, और कल होता है वो आज नहीं होता है। इतना परिवर्तन, एक अलग से परिवर्तन आपको यहां दिखाई देने लगता है। तो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, पड़ जाती है। ये इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ स्थायी नहीं है। आप समझते हैं कि जीवन में स्थायी है, मेरी नौकरी स्थायी है, हाँ, मेरा घर, मेरी संपत्ति सब स्थायी है, सारा अस्थायी है। कब समाप्त होगा इसका कोई भरोसा नहीं। मनुष्य का ही भरोसा नहीं है तो बाकी के चीजों का क्या भरोसा? इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, गिर जाते हैं ना, हवा चलते हैं, ठीक है नहीं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, कुछ दिनों के बाद वो भी गिर जाती है। रोड होते हैं, बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। कोई चीज स्थायी नहीं है। मनुष्य ने जन्म लिया तो उसका अंत है, ये तो है। कोई भी प्राणी अगर जन्म लेता है तो उसका अंत है ही, तो स्थायी है क्या? लेकिन मनुष्य मानता है कि सब कुछ स्थायी है।
इसीलिए कभी कभी उसको इस बात का अहम भी हो जाता है और वो लोगों का शोषण करना शुरू कर जाता है कि उसको ये पता नहीं है कि हम भी अस्थाई हैं, यहाँ कोई स्थायी नहीं होता है। ये कविता हमें एहसास कराती है जीवन में कुछ स्थायी नहीं होता है। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया सकता है। हर दिन अगर कुछ नया घट रहा है, हर दिन कुछ बन रहा है, हर दिन कुछ निर्माण हो रहा है, तो कितनी हम यादों के भरोसे कैसे जी सकते हैं। हम बोलेंगे कि अरे यार कल बिल्डिंग थी, रात में गिरा दी, क्या करेगा। नहीं यार कल मैंने देखी थी, मुझे याद है यही था, यहीं से मुड़ना था मुझे, अब नहीं हो, क्या करें। मतलब स्मृतियों के भरोसे हम जी नहीं सकते हैं, ये कविता हमें बता सकती है। चलो देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी कविता है बच्चों। सरल सहज भाषा में लिखी इनकी कविता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार एक नई दुनिया का आभास कराती है। हम जिसको आधुनिकता, जिसको मॉडर्न कहते हैं, वो आधुनिकता क्या है। सिर्फ आधुनिकता मतलब नई बिल्डिंग तैयार हो गई, नए रास्ते तैयार हो गए, कुछ आ गया मतलब आधुनिकता। हाँ, हमारे दृष्टि से तो हम यही आधुनिकता मानते हैं। हाँ, तो ये आधुनिकता में दुनिया कैसे आगे जा रही है और उसके दुष्परिणाम भी किस प्रकार से निकलते हैं, लेकर हमारे कवि को किस प्रकार की चिंता सताती है, इस कविता के माध्यम से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। चलो हम कविता शुरू कर रहे हैं। नए बस्ती इलाके में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, नए नए इन नए बस्ती इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। इन नए बस्ती इलाके में रोज बन रहे नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। कवि कह रहे हैं, या प्रश्न भी आएगा बच्चों आपको, कवि क्यों कहते हैं, या कवि अक्सर रास्ता, हाँ कवि रास्ता बार बार क्यों भूल जाता है, या अक्सर रास्ता कवि क्यों भूल जाते हैं, इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा। अब कौन बस्ती इलाके में, इन नए बस्ती इलाके में देखिए कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें तैयार हो। इलाका एक अपना क्षेत्र, एक अपना भाग, समझो कॉलोनी, एरिया, अलग अलग भागों में। ये हमारा एरिया है, हाँ हमारे बाप दादों का है बस, हाँ ठीक है, ये हमारा ही है सारा, इधर का भी हमारा ही है। हाँ, चलो ले लो, ये हमारा इलाका है। देखिए कुछ दादा गुंडों लोगों का भी इलाका होता है, या अपना इलाका, अपना भाई उधर है, ये उनका इलाका पिक्चर में ये शब्द बार बार आते हैं। इन नए बस्ती इलाके में जहां रोज बन रहे नए नए मकान, नए बस्ती मतलब जो बैठ रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंगें तैयार हो रही है, नई नई कॉलोनीज का निर्माण हो रहा है। जहां कुछ भी नहीं था वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बैठ रही है, लोग बैठ रहे हैं, बैंगलो हाँ, या फ्लैट कार्य निर्माण हो रहा है। तो नए बस्ती इलाके में रोज बन रहे हैं नए नए मकान, हर दिन नए नए मकान बन रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे कभी रास्ता भूल जाते हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ बनता है। तो मैं यहां से रास्ता जा रहा था, यहां नया मकान बन गया, अरे यार मैं इस रोड से तो हर दिन जाता था, इस जगह पर तो कुछ नहीं था, अभी रोड में ये मकान कैसे बन गया। तो आदमी को लगता है कि रास्ता भूल गए हूं क्या। हर दिन नया कार्य होने से या निर्माण कार्य की गति की प्रति हमें वो संकेत करते हैं कि निर्माण कार्य किस गति से हो रहा है। अब देखिए नए बस्ती इलाके में जो मकान बन रहे हैं उसका निर्माण कार्य देखिए रोज हर दिन एक एक बिल्डिंगों का तैयार होता है, हर दिन इतने तेजी से निर्माण कार्य। मतलब यहाँ शहरीकरण की ओर से भी हमें कवि ने इशारा कर दिया कि शहरीकरण किस प्रकार हो रहा है। गांवों से हजारों लोग शहरों में जा रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, वहां बैठकर मतलब वहां जाने के कारण नए नए इमारतों का तैयार होना साहजिक है। इस प्रकार शहर का आकार और विस्तार किस प्रकार बढ़ रहा है। आज जैसे गुवाहाटी शहर को लीजिए, पहले कितना छोटा था, अभी देखिए कितना लंबा हो गया है। अभी मुंबई जैसे, दिल्ली एनसीआर है ही नहीं था, अभी एनसीआर नाम दे दिया है कि नहीं। नियर बाय क्या क्या है उसके बारे में बता दिया गया, कितना बढ़ कितना रहा है। अभी अपना ये बरपेटा रोड लीजिए ना,
पहले सिर्फ बरपेटा रोड बोल दिया तो स्टेशन था, है कि नहीं। तो उसके बाद अभी तो देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि ये बरपेटा रोड नहीं तो बरपेटा रोड भी एक सिटी का आकार ले लिया, बड़ी सिटी बनते जा रहा है। मतलब ये शहरों का विस्तार कैसे हो रहा है, आकार कैसे बढ़ रहा है, नए निर्माण कार्यों के कारण ही हो रहा है। और इसी के कारण क्या होता है कि कभी हमारा अक्सर रास्ता भूल जाता है, अक्सर मतलब प्राय कि रास्ता भूल जाता है। आप बोलेंगे भूलने की कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं, निर्माण कार्य बढ़ने के कारण हमारा कभी रास्ता भूलता जा रहा है। धोखा दे जाते पुराने निशान, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता हूं पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता हूं पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर, है कि नहीं। पुराने निशान। अभी प्रश्न आएगा कि कविता में किन पुराने निशानों का जिक्र है, कविता में किन किन पुराने निशान कवि ने बताए। अभी ये 5 है, याद रखिए, मैं पहले से बता देता हूं 5 है। हो सके तो आप 4 है, लेकिन आप कितना लिखना है उतना लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए। 2 मार्क का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार लिखिए, क्योंकि 5 मार्क का प्रश्न इसके ऊपर आएगा नहीं। 4 मार्क का प्रश्न बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें आपको निशान नहीं पूछे जाएंगे। तो यहां 2 मार्क का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पुराने निशान कौन कौन से है? एक है नंबर 1 पीपल का पेड़, ठीक है। दूसरा है ढहा हुआ घर, ये दूसरा निशान है। अब देखिए तीसरा निशान है खाली टुकड़ा, 3 मतलब जमीन का खाली टुकड़ा। चौथा है फिर 2 मकान बाद रंग वाले लोहे का फाटक, ये चौथा है, 4 है। ये 4 आपके पुराने निशान हैं। तो धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम किसी शहर में जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उसी शहर में जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे यार मैं इसी रास्ते से गया था, इस रास्ते में तो बड़ा एक टावर था और टावर से मुझे इस साइड में मुड़ना था, वहां एक बड़ी बिल्डिंग थी, वहां से भी पोस्ट ऑफिस था, वहां से एक पेड़ था, उसके बाद वो मेरे दोस्त का घर था, ठीक है नहीं। हमारे कवि यही बोल रहे हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, क्योंकि पुराने निशानों का क्या भरोसा, एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। बिल्डिंग होती तो एक दिन में गिरा दी जाती है, उसकी जगह पर नई इमारत तैयार हो जाती है, पेड़ होते तो पेड़ की कटाई हो जाती है। तो पुराने निशान धोखा दे जाते हैं। ताकता हूं पीपल का पर, ताकना मतलब देखना, ताकने का मतलब क्या होता है? देखना। अब मैं देखता हूं पीपल का पेड़ था और खोजता हूं ढहा हुआ घर, एक गिरा हुआ घर, एक पीपल का पेड़ मैं देखता हूं, ऐसे हमारे कवि बोल रहे हैं। और एक जमीन का खाली टुकड़ा था, इस प्रकार लोहे का फाटक था, खाली टुकड़ा था जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक था और घर था 1 मंजिला। फाटक था, लोहे का फाटक था, घर था 1 मंजिला। तो इस प्रकार बॉयज आपको किस प्रकार ये पुराने निशान है उसके बारे में आपको बता दिया। पुराने निशान परीक्षा में आ सकते हैं, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से पुराने निशान का जिक्र कर दिया। और ये पुराने निशान धोखा क्यों देते हैं, इस प्रकार का सवाल भी फिर से आ जाता है कि निर्माण कार्य इतनी गति से बढ़ रहा है, खाली टुकड़ा भी उसके ऊपर इमारत तैयार हो जाती है, पेड़ होते हैं, पेड़ों की कटाई हो जाती है, ठीक है नहीं। और कभी कभी ऐसे बिना रंग वाले लोहे का फाटक, इसको कभी कलर दिया जाता है तो पहचान में नहीं आता है ना। तो अरे ये तो बिना रंग वाला था, इसको कलर कैसे दे दिया। मतलब ये इस कार्य से मतलब पता क्या चलता है कि निर्माण कार्य या नई बनती बिगड़ती दुनिया, उसके बारे में हमारे कवि ने चिंता व्यक्त कर दी कि कितना स्पीड से हो रहा है, सब कुछ कितनी गति से हो रहा है, इसका जिक्र इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। और हर बार एक घर पीछे चला देता हूं, हर बार एक घर पीछे चला देता हूं या 2 घर आगे ठकमकाता हूं। मतलब ऐसा देखता हूं कि यही है क्या घर, अरे यही था, यही जाना था मुझे, यही है क्या, बेल भी नहीं है, कैसे बजाऊं। चलो, और हर बार एक घर पीछे चला देता हूं या 2 घर आगे जाता हूं, पहचान में नहीं आता है कि मुझे कौन से घर में जाना है, क्योंकि पहले वो तो घर नहीं था, इधर भी नहीं था, अभी तो दोनों तरफ से घर हो गए, एक जैसे ही हो गए, कैसे जाएंगे। इस प्रकार का मतलब बनती बिगड़ती
नए निर्माण कार्य की गति, तेजी और इस प्रकार के शहरीकरण की एक स्पीड, एक गति को लेकर चिंतित है हमारे कवि। और उन्होंने इसीलिए वो एक घर आगे जाते हैं या एक घर पीछे जाते हैं, क्योंकि उनको पहचान में नहीं आता है अपना घर कहाँ है। रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। शहर में देखिए रोज कुछ बनता जा रहा है, रोज कुछ घटता जा रहा है। बनना और घटना ये जो क्रिया है, मतलब निर्माण कार्य का तैयार, निर्माण कार्य होना, अगर पुरानी बिल्डिंग है तो समाप्त करना, अगर पुरानी रोड है तो उसकी जगह पर नया रोड का निर्माण करना, या एक पेड़ है तो पेड़ को काटना, उसकी जगह पर इमारत तैयार करना, या पुराना घर है तो पुराना घर को गिराना और नई इमारत तैयार करना। मतलब यहाँ रोज कुछ बन रहा है और रोज कुछ घट रहा है, गिरा दिया जा रहा है। तो ये घटना और बढ़ना या निर्माण करना या बिगाड़ देना, या नई दुनिया में हर दिन कुछ बिगड़ता है या हर दिन कुछ घटता है, हर दिन कुछ बनता है। इस प्रकार की चर्चा भी उन्होंने। तो इसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ स्मृतियों का भरोसा नहीं रहा है, मतलब हमारे मेमोरीज के ऊपर हमें भरोसा नहीं रहा है। तो प्रश्न फिर से यहां बन जाता है कि कवि को अपनी मेमोरीज, स्मृतियों पर भरोसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो यहां कुछ हर दिन कुछ बन रहा है और हर दिन कुछ घट रहा है, उसी कारण कवि को अपनी बुद्धि पर या अपनी मेमोरी पर या अपनी याद पर भरोसा नहीं रहा है। ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। एक ही दिन में पड़ जाती है, देखिए एक ही दिन में पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ में लौटा हूं, जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूं। इसका आशय लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। शायद पुरानी दुनिया, ऐसा कुछ एक पुरानी शब्द है क्या, एक ही दिन में पड़ जाती है पुरानी दुनिया, या एक दिन पुरानी है, सॉरी, एक ही दिन में पड़ जाती है पुरानी दुनिया, जैसे एक दिन में दुनिया पुरानी हो जाती है। क्योंकि निर्माण कार्य की गति इतनी तेज है, निर्माण कार्य इतना स्पीड से हो रहा है, ये बिल्डिंग कुछ ही दिनों में तैयार होती है और एक दिन में ये दुनिया पुरानी हो जाती है। अब उदाहरण दिया उन्होंने कि कैसे, वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु की क्या विशेषता है। वसंत ऋतु पहले कौन से महीने में आता है, हाँ फरवरी मार्च में, ओ गुड, हाँ फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, ठीक है बराबर है आपका, फरवरी मार्च में आता है। पर वसंत ऋतु में और दूसरी कौन सी विशेषता है, हाँ बताओ कौन सी, हाँ त्योहार आता है। कौन सा त्योहार, होली का, गुड, होली का त्योहार आ जाता है, आता है ना, होली खेलते हैं ना, है कि नहीं, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है कि नहीं, मतलब सारी खुशियां है कि नहीं। और दूसरा क्या है, पेड़ों में क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है परिवर्तन, इधर क्या परिवर्तन होता है पेड़ों में, हाँ गुड, वेरी गुड, कि पेड़ों में यह परिवर्तन होता है कि पुरानी पत्तियां समाप्त होती है और नई पत्तियां आ जाती है, मतलब पेड़ हरे भरे दिखते हैं, यही चाहिए मुझे, हाँ कि पेड़ हरे भरे दिखते हैं। वसंत ऋतु की विशेषता है पेड़ हरे भरे होते हैं। और पतझड़ की क्या विशेषता है, इस नाम से पता चलेगा, पत्ते यानी पत्ते, झड़, पत्ते झड़ने का भी ऋतु होता है, तो वसंत ऋतु को पहले ही होता है। फिर उसमें क्या होता है, सारे पेड़ नंगे होते हैं, और वसंत ऋतु में सारे पेड़ जैसे कपड़े पहनकर, नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो जिसने वो पेड़ वसंत ऋतु में देखा और जब और भादों में देखता है, अरे यार ये तो कितना हरा भरा था, ये क्या हो गया, नंगा हो गई। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को हम मिलते हैं जब वो फैटेस्ट मैन होता है, और कभी कोई बीमार होने के कारण वो दुबला पतला होता है, तो कुछ दिनों के बाद हम, अरे यार तू तो इतना बड़ा था, अभी इतना पतला कैसे हो गया। या कोई एक व्यक्ति पतला होता है तो फैटेस्ट मैन बन जाता है, अरे यार तू तो इतना ऐसा ऐसा था पूरा, अभी इतना बड़ा कैसे हो गया, है कि नहीं। जब हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम कि ऐसा कैसे हो गया, जैसे वसंत का गया पतझड़ में लौटा हूं, वहां अनुभव कैसा आता है, वैसे दुनिया बिगड़ती है और एक दिन में पुरानी पड़ जाती है और नई भी बनती है। वैशाख का गया
और भादों का लोटा, वैशाख महीने में गर्मी का दिन होते हैं वैशाख में, और चारों गर्मी गर्मी और सूखा ही सूखा। यहाँ असम में चलो ठीक है हरियाली दिखती है, हमारे इधर तो इस महीने में तो सूखा ही सूखा होता है। और भादों में क्या होता है, भादों में बारिश होती है तो निश्चित वहां ग्रीन हरा हरा माहौल तैयार हो जाता है। भादों में लौटा, वैशाख का गया और भादों में लौटने के बाद जो अनुभव है, वसंत का और पतझड़ के ऋतु का जो अनुभव है, इसके ऊपर से हमें ये पता चल जाता है कि जैसे वसंत और पतझड़ के महीने में अंतर है, वैशाख और भादों के महीने में जो अंतर है, वैसे ही अंतर आपको इस दुनिया में दिखाई देने लगा है। जैसे वसंत और पतझड़ का जो है और वैशाख और भादों का है, वैसे दुनिया के बारे में ये दुनिया इतनी बन रही है, बिगड़ रही है, परिवर्तन होता जा रहा है, इसके बारे में हमारे कवि ने हमें बताया है। तो यहाँ आता है कि आप अगर देखेंगे तो अंग्रेजी महीने आपको सभी को पता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, चलो ठीक है। हिंदी महीने जनवरी शुरू होते क्या, होते क्या, नहीं होते ना? कौन से महीने शुरू होते हैं? मार्च अप्रैल, ओके हाँ ठीक है, क्यों मार्च अप्रैल, मतलब वसंत ऋतु के बाद चैत्र महीना जो आता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक माघ पौष फागुन, है कि नहीं? इस प्रकार के जो महीने हैं वो हमारे हिंदी के महीने हैं। और हिंदी के महीने के साथ साथ हर 2 महीने में एक ऋतु आता है। 12 महीने हैं तो 6 ऋतु आ जाएंगे फिर, और 6 ऋतु में से पहला ऋतु क्या है? वसंत है कि नहीं? वसंत है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, हमारे इधर तो 3 ही होते हैं, है कि नहीं? हाँ, शरद ऋतु है, अभी शरद चल रहा है कि नहीं? शरद ऋतु है। तो ये ऋतु हेमंत है। हाँ, तो ये ऋतु का जो अंतर है, वैशाख और भाद महीना, वसंत और पतझड़ में जो अंतर आपको दिखाई देता है, वैसे ऐसा लगता है कि सारा परिवर्तन है। भादों में और वैशाख में कितना परिवर्तन है, वैसे एक दिन में ये पुरानी पड़ जाती है दुनिया। इतना परिवर्तन, इतना तेजी से परिवर्तन होते जा रहा है। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो कि क्या यही है वो घर? पर्याय नहीं है। मैं एक घर आगे जाता हूं, एक घर में पीछे जाता हूं, अभी मेरे पास यही उपाय रह गया है कि दरवाजा खटखटाओ, खट 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 खट, और पूछो यही वो घर है क्या, मुझे जहां जाना है। यही उपाय मेरे पास रह गया है। लेखक ने अपना घर खोजने के लिए कौन सा उपाय बताएगी? दरवाजा खटखटाने का उपाय उन्होंने बताया है। इस प्रकार कवि ने कौन सा उपाय बताया है? तो दरवाजा खटखटाने का। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, समय बहुत कम है। हमारे कवि ने हमें ऐसा क्यों कहा है कि समय आपके पास कम है? बताओ क्यों कहा? हेलो, क्यों कहा ऐसा? हाँ, इसलिए कहा है क्योंकि बनती बिगड़ती दुनिया की स्पीड इतनी है, और इस स्पीड के कारण, इस गति के कारण हमारे कवि ने हमें कहा है कि समय तुम्हारे पास है। आज चला पानी ढा रहा आकाश, ये देखिए, ये आकाश ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमारे कवि ने आकाश लिखा है उनका आइडिया हो। कविता में एक रोचकता निर्माण करने के लिए इस प्रकार आकाश शब्द दिया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ये आकाश से उसका अर्थ लेना है। शायद पुकार ले कोई पहचाना, ऊपर से देखकर कोई पहचान ले। हमारे पास समय कम है, और समय कम के बदले में देखिए, शायद पुकार ले कोई पहचाना, ऊपर से देखकर हमें कोई पहचाने। इस प्रकार की स्थिति हमारे कवि के ऊपर आ गई है, क्योंकि समय हमारे पास कमी है। जिस प्रकार पानी आ जाता है, निकल जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ समय आ जाता है और निकल जाता है। इसलिए हमारे पास समय की कमी है। ये चलते बिगड़ते बनते इस दुनिया में हमें समय की बहुत कमी महसूस
होती है। तो इसी कमी की और नए इलाके में अरुण कमल जी ने हमें जिक्र कर दिया है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे चिंताओं को भी दर्शाए हैं, किस प्रकार नई बनती बिगड़ती दुनिया में ये समय की कमी से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास, क्योंकि इसके कारण हमारे कवि को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अकेला हो गया हूं, मैं अकेला हूं गया, ना मेरे साथ कोई बात करने के लिए है, ना कोई ठहरने के लिए तैयार है, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई भाग रहा है, किसी के पास फोन करने के लिए समय नहीं है, किसी को मतलब अपना दो शब्द सुनने के लिए भी समय है और सुनाने के लिए भी समय नहीं है। तो इसी कारण भी शायद वो समय की कमी की तरफ इशारा कर देते हैं। तो वही है, और लेखक इस दुनिया में, इन बनती बिगड़ती दुनिया में अकेलापन महसूस कर रहा है। देखिए, और हमें नहीं लगता है कि हम भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ना आज मम्मी के पास समय है, ना पापा के पास समय है, ना भाई के पास समय है, और इसी समय की कमी की ओर भी इशारा हमारे कवि यहाँ करते हैं। तो चलो, यह कविता का अंतिम चरण है, और इस कविता के ऊपर का जो गृह कार्य है, कविता में कवि ने कौन कौन से पुराने निशान का उल्लेख किया है, मैंने वो निशान आपको बताए थे। पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, ये बिना लोहे वाला फाटक, इस प्रकार की जिक्र मैंने किया। कवि ने क्यों कहा है कि तुम्हारे पास समय है? अभी अभी बताया मैंने कि कवि अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ये नई बनती बिगड़ती दुनिया में इतनी तेजी से बन रहा है, तेजी से घट रहा है, उसके कारण हमारे कवि कहते हैं कि मैं अकेला हो गया और किसी के पास समय ही नहीं है, इसलिए समय की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर का जो परियोजना कार्य है, आप हिंदी महीने के साथ साथ उनके ऋतुओं के नाम भी लिखिए। आपने इसमें यही आपका एक प्रोजेक्ट परियोजना कार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम है, निश्चित मेरे पास तक पहुंचा दीजिए। मेरा नंबर है 8474872223। तो चलो, आज की ताशिका में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।